CAPF AC 2023 mission to 50 plus. Today we will see day number 9. तो आज हम डे नंबर 9 का क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चंस पेपर 1 में हम डिस्कस करेंगे और 2 क्वेश्चन जो होगा वो पेपर 2 का टॉपिक आपको दिया जाएगा। इस ढंग से आपको करना है और जैसे थोड़ा और ये चलेगा, कुछ और चीजें हम इनपुट आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, a river was found to be associated with landforms like V-shaped valley and rapids. The river is most likely to be in. अब V-shaped का क्या मतलब है? एक चीज देखना कि जो हिली एरिया से रिवर निकलता है तो वो छोटे में रहता है और धीरे धीरे करके इस ढंग से ये आपका फैलता जाता है। मीन्स आपका वी शेप में ये आता जाता है। तो कहाँ है? यानी कि अभी जो है वो ऐसे स्टेज में है जहां अभी वो यूथफुल अवस्था में है। अब वहां तोड़ फोड़ कर रहा। और रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड वहां होता है जहां देखोगे रिवर कम आपका बीड्थ में है। तो जब कम बीड्थ में है और स्लो जो ये स्लोप जो है वो थोड़ा स्टीप है, रिलेटिवली स्लोप स्टीप है, जैसे पहाड़ों से सब धीरे धीरे मैदानों में आने लगती है। तो वो कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में जो यूथफुल स्टेज में उसके पास एनर्जी होता है। लेकिन जब लेट आपका ओल्ड स्टेज और अर्ली ओल्ड स्टेज, लेट ओल्ड स्टेज में आपका जो है यानी कि डेल्टा टाइप का फॉर्मेशन होता है। और अर्ली में जब देखोगे तो उसमें से आपके जो ऑक्सबो लेक वगैरह ये बनते हैं, ठीक है। और मैच्योर में भी एक तरह से समटाइम जो है मैच्योर में आपका ऑक्सबो वगैरह भी ये बनते हैं। तो इसमें से आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दशवंत एंड बसावन लाल वे फेमस पेंटर। तो जो यदि हम मुगल एरा देखें तो अकबर और जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे तो जेनिथ अपने पीक पे पहुंचा पेंटिंग। तो जो दशवंत और बसावन थे ये अकबर के टाइम में थे, अकबर के टाइम में ये पेंटर थे। जहांगीर के टाइम के जो पेंटर थे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद और माधव। तो ये इनफैक्ट कहते हैं जहांगीर जो है वो उसके पीक पे पहुंचा और वो जहांगीर बहुत एक्सपर्ट थे। और वो कहा जाता है कि जहांगीर अपने टाइम में जो पेंटिंग होता था, यदि एक ही पेंटिंग को कई पेंटर ने किया, पेंट किया है, उसको बनाया है, तो वो बता देते थे कि कौन सा पार्ट किसने बनाया है। लेकिन इसका आंसर जो होगा दसवंत और बसावन जो है लाल जो है वो अकबर के टाइम में थे। और जहांगीर वाले में उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद और माधव थे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द थीम ऑफ रावण सेकिंग माउंट कैलासा इज फाउंड एट। कहते हैं कि रावण को तब तक शिव जी के बारे में पता नहीं था। ऐसा जो भी आप यदि स्टोरीज और या रामायण का देखोगे तो रावण को ये नहीं पता था कि शिव जी इतने शक्तिशाली हैं। तो रावण पुष्पक विमान से जाता रहता है, तो वहां एक अच्छा ऐसा जगह देख के रुकता है। तो जो शिव के गण हैं वो उन्हें बोलते हैं रावण को कि ये जो है शिव का धाम है, यहाँ जो भी है सम्मान से रहो, या जो भी है उनसे रिक्वेस्ट लेकर के, परमिशन लेकर के। तो रावण बोलता कौन शिव? तो वो जो भी अपना माउंट कैलाश को वो से हिलाने लगता है। फिर जो शिव जी ऑब्वियसली है अपने पैर को दबाते हैं, तो रावण जो होता है वो वहां उसको विवश हो जाता है। फिर शिव जी से युद्ध वो करना चाहता है, तो शिव जी युद्ध उससे करते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये अब देखो इसमें से ये सीन कहाँ है? तो अजंता केव जो है वो बुद्धिज्म का है। तो बुद्धिस्ट है तो इसका मतलब यहां तो नहीं होगा। अब भीमबेटका जो आप केव देखते हो तो भीमबेटका में जो आपका प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं तो ये इसमें भी नहीं है। बराबर जो है वो बौद्ध के द्वारा बुद्धिस्ट के लिए बनाया गया है, अशोका आजीविका के लिए और ये सब। तो ये नहीं, बी आपका एलोरा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following are the possible outcomes of printing more money to monetize government debt? पहले क्या होता था, जो आपके 1991 के आसपास तक जब गवर्नमेंट के पास डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करवा देती थी आरबीआई से, ये आरबीआई से ले लेती थी। तो जब मान के चलो आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा, आप एक्स्ट्रा पैसे ये बढ़ा दोगे तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट। अब आप सिर्फ और सिर्फ पैसा बढ़ाते जा रहे हो और उसका रियल आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है,
तो इकोनॉमिक आउटपुट कैसे होगा? ये तो महंगाई सिर्फ बढ़ जाएगा, लेकिन आपका वो रियल इकोनॉमिक आउटपुट नहीं मिलेगा, तो सेकंड नहीं होगा। थर्ड जो है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यस, आपका करेंसी बहुत ज्यादा, रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो करेंसी का तो वैल्यू कम होगा ना, तो ये होगा, तो 1 और 3 होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये बहुत इजी है। अभी चूंकि मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए। तो देखो, पटकाई बम जो है ये आपका अरुणाचल में है, तो नॉर्थ से साउथ का रहा, तो अरुणाचल में यदि पटकाई बम है तो ये पहले आपका होगा, तो 3 इसमें पहले होगा। फिर देखोगे कि नागालैंड जो है उसके नीचे नागालैंड पड़ता है, यानी कि अरुणाचल के नीचे, तो इसके बाद 2 होगा। और मिजोरम जो है वो नीचे सबसे पड़ता है, तो ये आपका 3, 2, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट इसमें है, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन इमिशन। नाइट्रोजन जो है बहुत सारे सोर्सेस से नाइट्रोजन निकलता है, जैसे आप एग्रीकल्चर है तो सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर से निकलता है आपका। एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन आप जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स डालते हो, और जो प्लांट्स में भी नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, तो उसमें से, तो ये सबसे, ये करा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे कम जो आपका होगा रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो सबसे कम ये 2 सबसे कम होगा। फिर उसके बाद उससे ज्यादा आपका जो हो जाएगा वेस्ट वाटर, यानी कि 3, और सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। सनसेट लॉ का मतलब ये होता था कि किसी पार्टिकुलर डे आपने फिक्स किया कि इस टाइम तक आपको लगान जमा करना है, जो टैक्स है वो जमा करना है। यदि उस पार्टिकुलर टाइम तक यदि आप टैक्स जमा नहीं कर पाए, तो आपका जो जमींदारी है वो चला जाता था। तो एक्चुअली ये रैयतवाड़ी नहीं, ये जमींदारी होता था। तो जमींदारी जो आपका था, वो एरिया जो था वो आपसे छीन लिया जाता था, तो उसी के लिए सनसेट क्लॉज कहते थे, कि सनसेट लॉ यानी कि आज जो जज जिस डेट को दिया गया, तो उस डेट में सनसेट तक के पहले आपको जमा कर देना है, तो ये आपका जमींदारी सिस्टम में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एज पर द लॉ द पेमेंट टू द ब्रिटिश हैड टू बी मेड बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, यस, तो ये सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर इन्वर्जन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब एक तरह से जो है कि जो ऊपर जाते जाते हो, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो ये मेनली कहाँ होता है? आपका लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है। जैसे जैसे आप हाइट ऊपर बढ़ते जाते हो, तो टेम्परेचर जो है वो आपका कम होता जाता है। तो ये आपका ए लोअर ट्रोपोस्फेयर में ये घटनाएं मैक्सिमम देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड एक तरह से आपका जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो ये जैसे इसको कहते हैं कि दे आर नोन एज वाटर वियर्स एंड ऑफन फाउंड ऑन लाइकेंस एंड मॉसेस। अब ये एक तरह से, ये जो इस वजह से बोलते हैं कि आप टार्डिग्रेड्स का इमेज देखना, तो इमेज देखोगे तो उसका शेप लिटिल बिट आपको, अब वो एक कीड़ा ये है, ये इंसेक्ट है। अब ये इंसेक्ट है, एक छोटा जीव है, लेकिन इसका जो शकल दिखेगा थोड़ा ऑब्वियसली भालू के जैसा एकदम प्रॉपर नहीं दिखेगा ना, लेकिन उस टाइप का आपको दिखेगा जो, तो देखना। तो ये आपके लाइकेन और मॉसिस पे पाए जाते हैं, उस पे आप सर्वाइव करते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर, यानी कि तो ये लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। बहुत लो टेम्परेचर है तब भी वहां सर्वाइव वो करेंगे, और हाई टेम्परेचर है तब भी वहां सर्वाइव करेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following are true about hyperthermophile? हाइपरथर्मोफाइल का मतलब है एक तरह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर को, फाइल का मतलब एक तरह से लग होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को ये में सर्वाइव करता है। तो ये इसके, अभी इस पर देखोगे रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी चीजें आउटकम्स धीरे धीरे आ रही है। तो इसमें कह रहा है कि द प्रिफर्ड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ सच माइक्रोब्स इज अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, नो, एक्चुअली 60 या उससे ऊपर टेम्परेचर, इवन कुछ जो आपके हाइपरथर्मल फाइल जो होते हैं, ये आपके इवन 120 डिग्री प्लस में सरवाइव करते हैं। आप हम वन ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो नॉर्मल एनिमल बीइंग्स हैं,
वो कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही डेथ हो जाएगा, 60 प्लस में ही डेथ होने लगेगा आपका। इनफैक्ट 60 प्लस जैसे ही होगा तो बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव। आप 42, 43, 44 में तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो एक अभी हमारा हटा। नेक्स्ट, दे प्रीफर टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एट ओवर 80 डिग्री। यस, ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो ये तीनों में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दे नॉर्मली ग्रो इन डीप सी फ्लोर। यस, तो डीप सी फ्लोर यानी कि सामान्यतः गहरे समुद्र तल में ये पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। बिलो 90 डिग्री दे फाइंड इट टू कोल्ड एंड स्टॉप ग्रोइंग। अब ये देखो, जब ये ओवर 80 डिग्री पर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब सेकेंड सही हो रहा है तो फोर्थ तो नहीं होगा ना, आप ये चीज को ध्यान रखो। तो और एक में था 2 और 4, तो ये भी 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन इस ढंग से था कि आप उसको सोल्व कर सकते थे। समटाइम ना बहुत टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके ऑप्शन कुछ इस ढंग से रहते हैं कि शायद थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा आपको क्लू मिला है, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली आप एकदम ब्लाइंड में तो नहीं कर सकते हो ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, इन इंडिया अ कल्टिवेबल लैंड which is left uncultivated for more than 1 year but less than 5 years is labeled as। अब ये देखो, जो कह रहा है कि कल्टिवेबल बेस्ड लैंड, कल्टिवेबल बेस्ड लैंड का मतलब जो है कि वो कल्टिवेबल, कल्टिवेट होना चाहिए, लेकिन उसको आप ये नहीं कर पा रहे हो अभी। करंट फेलो का मतलब जो होता है, करंट फेलो का मतलब जो अभी आपके विद इन 1 ईयर वाले में, तो ये तो नहीं होगा, तो फेलो अदर देन करेंट, ये आपका करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ठीक है, एक्चुअली गवर्नर जनरल कर सकते हो, गवर्नर जनरल स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेट गेम। ग्रेट गेम एक तरह से जो है अफगानिस्तान के संबंध में कहा जाता था। ग्रेट गेम इस वजह से कहा जाता था कि अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर यानी रसिया, रसिया भी इंटरेस्टेड था, ब्रिटेन भी इंटरेस्टेड था, डिफरेंट जो पावर थे वो इंटरेस्टेड थे, तो इस वजह से उसको ग्रेट गेम, जैसे अफ्रीका में जो बहुत सारे देखोगे कि जो शिकार होते हैं करते हैं, तो उसको ग्रेट गेम कहा जाता है। ऑब्वियसली इंडिया में आपका बहुत वो रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी, आप बहुत सारे एनिमल बींग्स को खो चुके हो, लेकिन अफ्रीका में कुछ कुछ जगह जो है वो अभी भी अलाउड है, तो वो उनको ग्रेट गेम कहते हैं। तो ये ग्रेट गेम क्या है, ये हिस्ट्री के संबंध में अफगानिस्तान को कहा जाता था। तो देखो, अफगानिस्तान में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, उसमें ब्रिटिश बुरी तरह से हारे। इनफैक्ट कहते हैं 14,000 पीपल गए थे, 14,000 प्लस, जस्ट एक बच पाया, एक सिंगल, वो बस ये बता पाया कि भाई हमारा पूरा कुनबा खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये है जॉन लॉरेंस। इसका मतलब ये है ना कि सब एंग्लो अफगान वार में सब ब्रिटिश की बुरी तरह से पराजय हुई, बुरी तरह से मीन्स बैडली डिफीट हुए, तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से उसमें कुछ टाइम तक जो है वो इंटरफेरेंस करना उचित नहीं समझा, इसी वजह से मास्टरली इनएक्टिविटी, कोई आपको उत्कृष्ट निष्क्रियता आप उसमें से दिखाओ, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, करेक्ट। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। यस, ये पॉलीमर हैं और उसमें से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के, तो अप्रॉक्स अबाउट है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड करा, 10 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो ये फर्स्ट पार्ट सही है कि 10 जो इसमें से 20 अमीनो एसिड्स जो है, उसमें से 10 अमीनो एसिड्स जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहे जाते हैं। ये इस वजह से इसेंशियल कहे जाते हैं क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो सेकंड पार्ट गलत है। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इस वजह से इनको फूड आइटम के थ्रू आपको लेना होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट जो सही है, सेकंड पार्ट गलत है, तो एग्रीगेट गलत है, तो इसका ए हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट वही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, द डेकेड ऑफ 2021 टू 2030 इज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द डेकेड ऑन। तो ये जो 2021 से 2030 तक जो डेकेड है, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र में, जो आपने इकोसिस्टम में जो भी रायता फैलाया है, जो भी गड़बड़ किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम इसमें क्रिएट किया है, तो उसको रिस्टोर करो, उसको आप उस फॉर्म में लाने की कोशिश करो जो आपके
पहले था, जब हम बेटर कंडीशन में हमारा इन्वायरमेंट था, तो उस ढंग से लाने की कोशिश। और यदि पार्टिकुलरली हम 2023 ईयर को देखें, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, which of the following variables are used to calculate the multi-dimensional poverty index published by UNDP? तो इसमें यूएनडीपी में जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, इसमें 10 पैरामीटर्स लिया जाता है, 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो 3 ब्रॉड जो है हेल्थ है, 1/3 सबका ये कंपोनेंट है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये 3 है। अब ये 3 में से अब फर्दर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसमें न्यूट्रिशन ये जो है, ठीक है ना, तो ये दो चीज कंपोनेंट इसमें है। तो देखो न्यूट्रिशन है, ओके। चाइल्ड मोर्टेलिटी, अब देखो चाइल्ड जो आपका ये मोर्टेलिटी है, तो ये आपका है, यानी कि जो ये में हेल्थ वाले में जो दूसरा कंपोनेंट है, तो ये जो न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये दोनों जो है फर्स्ट वाले हेल्थ का पैरामीटर है। अब ये देखो, जो आपका ये लर्निंग आउटकम्स ऐसा नहीं है, एजुकेशन में दो है, एजुकेशन में दो, एक है, एक तो ईयर ऑफ स्कूलिंग है, और दूसरा जो है स्कूल अटेंडेंस है। तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ नहीं है, तो जो आपका एजुकेशन में दो है, एक आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, तो ये इसमें नहीं होगा। तो 3 वाला जिसमें है उसको हटा दो, और 1 तो है, तो ये तो हट गया। तो अब 4 एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो ये जो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर है, ये आपका तीसरा कंपोनेंट जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें आता है, तो डी आपका 1 to 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो, जो आपके डीएनए होते हैं, तो डीएनए में जो बेस होते हैं, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, तो ये 4 होते हैं। और जो जो आपके आरएनए है, उसमें थाइमिन की जगह जो है यूरासिल होता है। तो एडेनिन एंड थाइमिन में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, वो डबल बॉन्ड होता है, तो ये फर्स्ट गलत है। और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यानी दोनों इंटरचेंज हो गया है। तो एडेनिन और थाइमिन में जो आपका डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दोनों गलत है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन सी। विटामिन सी के संबंध में, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो, तो विटामिन सी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? करा, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, सो रेगुलर इनटेक थ्रू फूड इज रिक्वायर्ड। यस, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इस वजह से आपको रेगुलर लेना होता है फूड के थ्रू, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है, विटामिन सी इज अ फैट सोल्यूबल। नो, ये वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है, इसी वजह से आपके यूरिन के फॉर्म में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया गया था कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उनके यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन रिलीज हो जाता है, तो आपका जो है विटामिन सी है। तो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, और वाटर के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाता है, इस वजह से हमें रेगुलर इंटेक लेने की जरूरत होती है। तो इसका आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड आपका ये गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एंजाइम्स का यूज करके और जो वेरियस लैब टेक्निक को यूज करके मैनिपुलेट एंड आइसोलेट करते हैं डीएनए के सेगमेंट, तो कंसिस्ट ऑफ डीएनए क्लोनिंग एंड नोट सीक्वेंसिंग। तो देखो, इसके थ्रू आप क्लोनिंग भी कर सकते हो, और करते हो नए, एक तरह से नए आप उसमें से एक तरह से जीन ये करते हो, और सीक्वेंसिंग भी इसमें से करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है, सीक्वेंसिंग भी इसमें हम करते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक माइक्रोब्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यस, ये सही है, तो सेकंड इसका सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। कर दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, ये आपको इसका मतलब ये नीचे आपको चूज करना है कि डेफिनिट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट,
यानी कि जो पैक्ट ये होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। तो ये किसका है? सॉलिड का है। तो सॉलिड ये एकदम सिंपल सा था, बट समटाइम सो आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज? देखो दो चीजें हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड भी, जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके थ्रू भी हम उनको हटा सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जो जज है वो मर्डर केस और कुछ ऐसे गलत ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो तभी हम हटा सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, आइदर अक्षमता की, अब वो काम करने के लायक नहीं बचे हैं, कि उनसे काम नहीं हो पा रहा है, और मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर। अब ये क्या है ना, कि ये आपको पेंडेरा बॉक्स है, ये बहुत सारा स्कोप देता है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, पार्लियामेंट के मर्जी पे डिपेंड करता है। तो सी इसका जो है दिया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जीएस वाले थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो देखेंगे हम मैथ पॉइंट का देखेंगे। करा अ वॉच which loses time uniformly is 7 minutes fast at 8:30 a.m. Tuesday and become 5 minutes slow at 8:30 a.m. next Wednesday. When did the watch show the correct time? अब देखो टाइम टोटल कितना हो रहा, आप ट्यूसडे से चल रहे हो, 8:30 a.m. ट्यूसडे से आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक चल रहे हो। ये कह रहा नेक्स्ट वेडनेसडे, उसी वेडनेसडे नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे, ये उस वेडनेसडे को तो, उस वीक का वेडनेसडे में तो जस्ट 24 आवर्स होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे तो ट्यूसडे और 8:30 AM वेडनेसडे, इसका मतलब टोटल कितना होगा? 8 डेज हो जाएगा। 8 डेज का मतलब है 24 into 8, ये 24 into 8 आवर्स होगा। अब देखो, तो इतना यानी 24 into 8 आवर्स में 12 मिनट का ये डिले हो रहा है। 12 मिनट 24 into 8 आवर्स में है। तो हमको कह रहा राइट टाइम कब दिखाएगा? देखो ये 7 मिनट्स आपका फास्ट था, तो हमको 7 मिनट्स इतना लूज करना चाहिए, और ये 5 मिनट्स हमको बाद में लूज होगा। तो 7 मिनट्स कब होगा? तो 24 into 8 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 7, तो ये 2, तो 8 into 16, तो ये 112 आवर्स हो जाएगा। 112 आवर्स को क्या लिख सकते हो? तो 4 into 24 तो 96, तो 96 तो 4 डेज प्लस आपके 16 आवर्स, तो 4 डेज 16 आवर्स जब करोगे तो ये क्या हो गया? 12:30 AM आपका संडे हो जाएगा। तो ये सिंपल है, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन? तो हेक्सागन में क्या है, ये आपका, या ऐसे आप करो, हेक्सागन, ये हेक्सागन हो गया। अब वर्टिसेस क्या होगा? वर्टिसेस ये होता है, ये होता है, ये होगा, सेम सिचुएशन यहां। अब एक चीज देखो, एक नॉर्मल, इसको आप फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला से कर सकते हो, और फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऐसे कॉमन सेंस। तो देखो एक वर्टिसेस से 3 हुआ, तो 6 से कितना होगा? 6 into 3। लेकिन सेम यहां से भी तो ये वाला एक हो रहा है, तो यहां से भी ये आप ले रहे हो और यहां से भी ले रहे हो, सेम सिचुएशन, यहां से इसको ले रहे हो और यहां से इसको, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो जब 2 करोगे तो ये 9 आएगा, लेकिन बड़ा और इस ढंग से हो तो 9, ये आपका इसमें, सॉरी, फॉर्मूला 6 है, तो 6C2 और माइनस आपका 6 हो जाता है, तो यहां से भी आपका 9 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये 15 - 6 इक्वल टू आपका 9। तो ये नहीं आता तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसका 1 का देख करके, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ये टफ है, लेकिन इसको समझ जाओगे तो आसान है, लेकिन शुरू में एट फर्स्ट इंस्टांस इट विल लुक लाइक टफ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर लेस देन 87? नेचुरल नंबर आपका जो गिनती की संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होता है, और लेस देन 87, इसका मतलब 1 से लेकर के 86 तक ये कह रहा है।
दैट आर मल्टीपल ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1 एंड अप टू 7। तो देखो 1 को नहीं लेना है, 1 से ऊपर का स्क्वायर। तो देखो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 86 हो गए। अब पहले 1 से बड़ा स्क्वायर, तो 1 से बड़ा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और अप टू 7 तक तो 6 है, 7 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो है वो आपका 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49। अब देखो इसमें से 4 से जो डिविजिबल होगा, तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे करते करते 84 तक जाएगा। इसका मतलब ऐसा नंबर कितना है, 21 है। तो कह रहा है कि ये लेस देन डेट आर मल्टीपल ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन, तो जो एक से किसी भी पूर्ण संख्या के गुणज है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इसमें से ये करा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो ये देखो, तो यहाँ एक तरह से ये हो जाएगा आपका 21 हो गया। तो ये 21 यहाँ हो गया। अब देखो जो इसमें से अब 3 का लो, तो 9 आपका होता है, 9 के बाद 18 होता है, 18 के बाद आपका ये 27 होता है, 27 के बाद जो है वो आपका 36 होता है, 36 के बाद जो है 45 होता है, 45 के बाद 54 होता है, 54 के बाद 63, फिर उसके बाद 72, उसके बाद 91, सॉरी 81, ठीक है 81, उसके बाद नहीं होगा। तो देखो ये जो 72 है इसमें कॉमन आ गया, तो इसको हटा दिए, ये फिर 36 इसको हटा दिए, तो यहाँ कितना बचा, 3, 5, 6, 7, तो यहाँ 7, तो यहाँ 21 हुआ था, तो 21 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7। अब देखो जो कह रहा है कि ये अब 5 वाले, ये 4 वाले में लो, तो 4 वाले में यानी 16 है, तो 16, उसके बाद 32, उसके बाद 48, और उसके बाद 64, ये सारे के सारे 4 से भी डिविजिबल 4 वाले में भी है, तो इसको हमको नहीं लेना है एक तरह से इसमें। अब देखो 5 वाला में करो, तो 25, 50, 75, तो ये आपका +3 हो गया, ठीक है। ये अब इसमें 36 वाला, तो 36, 72, तो ये ऑलरेडी 4 वाला में कंसीडर हो गया। 79 वाला में तो ओनली 1 होगा, तो ये आपका 32 होता है। अब एक्चुअली जो है ये आप देखोगे तो ये नंबर 32, लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो 32 निकला और टोटल नंबर कितना था आपका 86, तो 86 माइनस 32 करोगे तो यानी कि 54। एक्चुअल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर के ये मल्टीपल, इसमें से कोई भी ये नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल वो नहीं है, तब ये ऑप्शन आपका डी हो जाता। अदरवाइज इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान रखो। ये क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा लो कि यदि आपका ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका ये स्क्वायर कितना है, तब तो आपका 32 हो जाएगा, और स्क्वायर नहीं है तो ये आपका जो हो जाएगा इसमें से 54। तो 54 उस आधार पे देखोगे तो स्क्वायर से जो है वो मल्टीपल ये नहीं है, तब वो हो जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 24 नंबर है, ये कह रहा है कि टू इरिगेट ए फील्ड 15 पंप्स ऑफ इक्वल इफिशियंसी आर इंस्टॉल्ड, दिस पंप्स टेक 21 डेज टू इरिगेट द फील्ड। तो देखो काम कितना होगा, 15 इंटू 21। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ द टास्क टू इरिगेट द फील्ड इज टू बी कंप्लीटेड इन 15 डेज, तो कितना पंप का जरूरत होगा, एक्स्ट्रा कह रहा है। तो देखो तो 15 डेज में करना है, तो देखो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, तो ये 21, इसका मतलब 21 पंप का जरूरत है, और 15 पंप आपके पास है, तो कितना एक्स्ट्रा पंप लगेगा, 6 एक्स्ट्रा पंप लगेगा। तो एकदम बहुत आसान था, बस लॉजिक दिमाग लगाना था थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो आपके पेपर 1 वाले पार्ट में है, तो इसमें है कि 3 ईयर एगो, आज से 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 24 ईयर्स। तो 3 ईयर्स एगो उनका एज जो एवरेज था वो 24 था, तो दोनों का एज कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2 48। अब वर्तमान में यदि आओगे तो 3-3 साल दोनों में ऐड करोगे तो 6 साल, तो 54 वर्तमान में दोनों का एज हो गया कंबाइंड।
अब कह रहा है विद आर ज्वाइनिंग देम, अभी अब आर ज्वाइन कर रहे हैं तो एवरेज एज बिकम 28, तो 28 इंटू 3 करोगे तो 84 हो जाएगा। तो कह रहा कि आर का कितना एज है नाउ, तो इसमें -54 कर दो, तो -54 जब करते हो तो 30 हो जाता है। इसका मतलब है आर का एज जो है 30 ईयर्स है। तो एक क्वेश्चन जो 23 है उसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लोगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अदरवाइज आंसर 32 उसमें होना चाहिए, और यदि ये नहीं होगा तो उसमें से 54 हो जाएगा। अब इसमें से पेपर 2 में जो है वो राइट आपको ऐसे लिखना है इसमें से। तो इसमें से ऐसे जो है, ट्रायल बाय मीडिया इज नॉट गुड फॉर ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। बहुत बार देखोगे ना कि मीडिया ट्रायल जो है इतना ज्यादा होता है ना, कि बहुत बार जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला एक एग्जांपल लो, कि जब वो जो भी उनका हुआ सुसाइड था ये, या फिर दिशा सालियान और वो उनसे संबंधित और बहुत सारे पर्सन होते हैं, कोई भी मीडिया इतना ट्रायल करती है कि जुडिशियरी बाद में एक्शन में आता, मीडिया सबसे पहले उस चीज को प्रूव करती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में गलत है। नॉर्मल हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा जस्टिस सिस्टम क्या होता है कि आप जब तक कि आप प्रूव नहीं होता है तब तक आप इनोसेंट हो, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और कुछ लॉ है ऐसे, जैसे जो आपके यूएपीए के कुछ सेक्शंस हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप गिल्टी हो जब तक कि आप, जैसे ईडी वाले जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले में, कि आपको जब तक प्रूव नहीं करते हो कि हम इनोसेंट हैं तब तक गिल्टी आप माने जाते हो। लेकिन बहुत सारे जो लॉ हैं इन जनरल जो होते हैं उसमें जब तक आप प्रूव नहीं होता है तब तक आप इनोसेंट हो। तो मीडिया ट्रायल एक तरह से वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका है टू मच ग्लोबलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। अब हर चीज के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा जो करते हो तो वो भी आपका हानिकारक है। तो इन टॉपिक्स को लिखो, जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आइदर जैसे जो टेस्ट लिखे हैं कैंडिडेट लिख रहे हैं तो उनको टेस्ट और इसमें से मिला करके दोनों को यदि करोगे तो ये आपके बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो इनको लिखो, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।